हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें आपको मैं शेयर करूंगा जो एक्साइज इंस्पेक्टर यानी जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, और जीएसटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो डायरेक्ट वैकेंसी आने वाली है उससे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रमोशनल एस्पेक्ट वो भी डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया सीनियरिटी इंस्पेक्टर की वो देखेंगे। हवलदार जो है जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है एमटीएस के साथ, वो भी देखेंगे। यानी सीबीआईसी बोर्ड में जितना कुछ चल रहा है वो इस वीडियो से देख लेंगे, समझ लेंगे। ये टू द पॉइंट वाली बातें होंगी जो इस वीडियो में होंगी। डायरेक्ट जो बोर्ड में डिस्कशन हुआ है सीबीआईसी के अंदर, कितने भी इंस्पेक्टर्स लगे हुए हों, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मालूम होती है। अंदर चल क्या रहा है, डेली जॉब पर जाना और आना, बस ये रूटीन होता है, पर अंदर क्या चल रहा है ये कुछ लोगों को इन चीज़ों को समझने की आदत होती है। उनमें से मैं एक हूँ। क्या हो रहा है, प्रोसेस कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचे। दीज आर द थिंग्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी स्टेक होल्डर्स, यानी जो इस पोस्ट से या इन पोस्ट से जुड़ने वाले हैं वो लोग। एक एक बंदे को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि आपको भी पता हो कि जो जिस जगह आप ज्वाइन करने वाले हो या जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो या फ्यूचर में जिसे चूज़ करने वाले हो, उसके अंदर पॉलिसीज़ क्या हैं। तो जीएसटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ट्रांसपेरेंसी मैंने अब तक बहुत ज़्यादा देखी है। ठीक है, आपको हर चीज़ आपको बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। ट्रांसपेरेंसी के मामले में काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो वही चीज़ें आज हम देखेंगे जो पब्लिक डोमेन के लिए हैं, और आप जो इनसे जुड़े हुए हो उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही मोटिव है, ना कोई व्यू गैदरिंग की है ना कुछ है, बस एक एक पॉइंट टेक्निकल आपको समझ आना चाहिए, ताकि आपसे रिलेटेड जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए वो अच्छे से ले पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो का सिर्फ मोटिव यही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे जो मैं इसमें शेयर करूँगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने ओपिनियंस भी। देखिए, कमेंट से क्या होगा, मैं जान पाऊँगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए, और मैं क्या सोचता हूँ उसको फिर हम एक पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले आपको समझा दूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं कि बोर्ड जो है वो एक जगह पर बैठा, उन्होंने डिस्कस किया क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें चल रही है एट प्रेजेंट, क्या क्या इसमें चेंजेस आने चाहिए, अमेंडमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड के जो चेयरमैन है वो, उसके बाद इन्होंने देखिए मेंबर एडमिन को बुलाया, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पर, डीवी सिंह एसएससी के जॉइंट सेक्रेटरी को भी इन्होंने बुलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी वाले वैकेंसीज एक बार लेने के बाद रिवीजन नहीं करते वैकेंसीज का, उनको यहाँ पर होना जरूरी था। ठीक है, ये पूरी मीटिंग हुई, इसमें ऑल इंडिया सीनियरिटी की जो है वो बात भी चली। ठीक है, ऑल इंडिया सीनियरिटी इंस्पेक्टर के, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि फ्लोट हो चुका है ये आइडिया ऑल इंडिया सीनियरिटी का, और इसके लिए क्या करा है, हाउस ने डिस्कस किया आइडिया और एक कमेटी बना दी है इसको फिजिबिलिटी इसकी देखने के लिए, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ईजी भी नहीं है। ऑल इंडिया सीनियरिटी से क्या होगा, काफ़ी जोन में डिस्पैरिटी है कि प्रमोशन फास्ट हो जाते हैं, जैसे भोपाल में हो गए, भुवनेश्वर में हो गए, वहीं कई जोन में लखनऊ जहाँ बहुत स्लो है। इस डिस्पैरिटी को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये ऑल इंडिया सीनियरिटी होना बोर्ड को लगता है ज़रूरी है, ताकि प्रमोशन 2 कम से कम मिल सके इंस्पेक्टर जीएसटी को, जो कि अब तक 1 या 2 मैक्सिमम दूसरा मिल पाता है, वरना सुपरिटेंडेंट से ही रिटायर होना पड़ता है। मैक्सिमम जो केसेस मैंने भी देखे, असिस्टेंट कमिश्नर तक कुछ लोग पहुंचते हैं जो अर्ली 20s में ज्वाइन करते हैं, यानी 24-25 तक जो लोग लेटर स्टेज में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 4-5 साल के लिए बनेंगे अगर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे भी तो ये चीज़ थी। वहीं इनकम टैक्स जैसों में एडिशनल कमिश्नर यानी कमिश्नर तक भी लोग जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी के लिए 2 लेवल जेटीएस और एसटीएस होता है, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल। ये बोर्ड ने पहले इस पर एक चर्चा करी हुई है कि एक आईआरएस बी कैडर अलग बना दें, जिसमें जूनियर टाइम स्केल और सीनियर टाइम स्केल पर लिया जाए, यानी आईआरएस आपको बनाया तो जाएगा, बट जूनियर टाइम स्केल उसका नाम इसका नाम पूरा बदल जाए। ये इस कैडर स्ट्रक्चरिंग में लगता है फिजिबल नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूँ और जानकर, हो सकता है जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपका माइंड मुझसे ज़्यादा शार्प हो, या और भी काफ़ी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हो, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कि आपका कमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम, ताकि चीज़ें मुझे भी समझ आएँ कि जो कुछ आपको समझ आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम हेमंत गुप्ता, और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स। इसके बाद आईआईटी धनबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ ऑल इंडिया रैंक 17 आई, जो मैंने इसको छोड़ दिया एमएससी के लिए। मैं एमएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेएम का एग्ज़ाम होता था आईआईटी के लिए, और एमएससी के लिए ये आईआईटी अपना अलग एग्ज़ाम कराता था, आईएसएम धनबाद होता था। ये मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब इसको छोड़ दिया। ठीक है, ज्वाइन नहीं करा। मास्टर्स इन साइबर डॉक्यूमेंटेशन करी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये कॉलेज, इससे। ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी डिफेंस की है ये, 4200 ग्रेड पे की जॉब थी, ये मैंने कुछ करके छोड़ दी।
फिर जीएसटी और इनकम टैक्स में टीए काम किया कुछ सालों तक, 6.5 साल के आसपास, और अब जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है और दिल्ली जोन मिला है। इसके साथ साथ मैंने बीच में कैट का एग्ज़ाम भी दिया था, क्योंकि स्टडी लीव ले सकते हैं आप। इस पर एक मैं लंबी चर्चा बाद में करूँगा, डिस्कशन भी करूँगा कि आप जो है वो IIM में जाकर आप स्टडी लीव ले सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मैंने ये भी किया था। IIM लखनऊ और कोची से और इंदौर से मेरे पास कॉल्स आई थी इंटरव्यू के लिए, GDPI के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। वेबसाइट एंड एंड्रॉयड डेवलपर भी मैं रहा हूँ, मैंने एंड्रॉयड ऐप्स भी बनाई है कुछ, और वेबसाइट्स भी काफ़ी डेवलप कर रखी है। एक करंटली एक वेबसाइट है जो हमारी टीम की चल रही है, ssccore.com, ठीक है। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है, इसमें ज़्यादा मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। बाकी वेबसाइट जो पास में बनाई थी उनमें थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट लगाया था। आगे चलते हैं। अब बता दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो बात हुई इस CBIC के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में JS एडमिन ने वर्कशॉप स्टार्ट करी। इसमें उन्होंने SSC को टारगेट करते हुए चीज़ बोली कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आती है जो SSC लेता है, ठीक है, वो लास्ट 4 ईयर्स में जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि वैकेंसी जो है इसको बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। तो बोर्ड जो है एक बहुत SSC हेडक्वार्टर के साथ एक लाइजनिंग करके चल रहा है, ताकि वैकेंसीज को टू द पॉइंट उसी स्टेज पर करा जाए कि उसके बाद SSC लेता नहीं है, ठीक है। अब DGHRD ने एक मॉड्यूल डेवलप किया था प्रेफरेंस लेने के लिए, और मॉड्यूल ऑनलाइन था, जिसमें CGL 19 इंस्पेक्टर की ऑनलाइन ली गई, और इसको इन्होंने 21-22 जून को बता दिया था कि मिड जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें जो हमें पता चली थी उसके हिसाब से जुलाई एंड था, ठीक है। ये चीज़ बहुत पहले मैंने काफ़ी पहले बता दी थी, मई में शायद आई गेस कि जुलाई एंड तक होगा। ये बात आई 21 जून को कि जुलाई मिड तक हो सकता है। स्टिल कि ये क्या है, एक रेड टेपिज्म टाइप की चीज़ें होती है कि फाइल्स चलती हैं, साइन होती है, इसलिए कोई भी आपको ना एग्जैक्ट डेट नहीं बताता। फिर भी इन्होंने यहाँ पर मिड जुलाई दिया था और 13 जुलाई को एलोकेशन हो गया, ठीक है। जुलाई एंड वाली बात जो थी वो काफ़ी हद तक सही होती अगर ये रेड टेपिज्म फॉलो होता। और ये चीज़ यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने जो लिख के दिया, अगर ये लिख के नहीं देते। अमेंडमेंट जो है रिक्रूटमेंट रूल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, ये इनिशिएट हो गया, यानी अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी सीनियर टैक्स असिस्टेंट GST के अंदर डायरेक्ट आएंगे, जो भी CGL होगा। SSC के साथ ये बहुत क्लोज लाइजनिंग लेके चल रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं। मतलब जैसे ये रिक्रूटमेंट रूल बदला जाएगा तुरंत ही ये रिपोर्ट हो जाएंगी वैकेंसीज। अब आने वाले किसी भी ईयर में आपको दिख सकती है, और ये फिर 5 साल लगता है इससे इंस्पेक्टर पर प्रमोट होने में। ऑल इंडिया काफ़ी सारी वैकेंसीज जो ये पोस्ट वैकेंट है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज़ें मैं क्लियर कट करता हुआ चल रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हो, कमेंट ज़रूर करना। आई होप मैं आपका आंसर देने में मतलब सक्षम रहूँ, कैपेबल रहूँ, ठीक है। जो बोर्ड ने 2940 हवलदार की पोस्ट करी है जो एबलिश हो गई थी, उनको रिवाइव किया, और SSC ने एग्री किया इन्हें MTS के साथ देने के लिए। ये काम भी GST बोर्ड का था। मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, काफ़ी ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड जिस हिसाब से कर रहा है, GST जिस हिसाब से आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, रिफॉर्म्स जिस हिसाब से हो रहे हैं, हो सकता है सारा काम इन फ्यूचर ऑनलाइन भी देखने को मिले, जो कि हाईली पॉसिबल है। आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करना, ठीक है, ताकि और लोग भी देख सकें, ठीक है। इस पर रिक्रूटमेंट। और एक और चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अग्निवीर रिक्रूट हो रहे हैं, अग्निवीर, उसका भी सूटेबल पोस्ट CBIC में उन्हें लाने का भी एक डिस्कशन हुआ, ठीक है। हो सकता है अग्निवीर भी आपको CBIC में देखने को मिले। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फालतू का डॉक्यूमेंट है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो हुई है। इनमें से कुछ चीज़ें सीरियसली हो भी जाती है, कुछ नहीं भी होती है, तो देखते हैं कौन सी चीज़ें होती हैं। JS एडमिन ने कन्वे किया फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन CCA जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनसे, कि डायरेक्ट रिक्रूट वैकेंसी को जो है वो कोरिलेशन करे, और ये कि इनिशियल प्रोजेक्शन होना चाहिए एक्यूरेट, क्योंकि SSC डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिवीजन। देखिए ये चीज़ ना मैं बहुत पहले भी बता चुका था कि एक बार वैकेंसी आने के बाद बहुत कम चांस होता है कि वो बढ़े। SSC ने 2017 में भी ऐसा किया था कि एक्सेप्ट नहीं करी थी CGDA ऑडिटर की लास्ट तक। ये बहुत चली थी कि CGDA ने रिक्वेस्ट करी 3000 की जगह 900 ऑडिटर ही ले लें, बट SSC ने नहीं लिए थे वो, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी भी क्लियरली और टाइमली रिस्पॉन्ड DGHRD को। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस को स्टेप अप करना, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टेस्टिंग फिजिकल स्टैंडर्ड, ये बहुत फोकस कर रहा है बोर्ड इस पर। अगर ये काम होता है तो ये जैसे बोर्ड को भी ये चीज़ समझ आती है कि CSS और डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो रही है, तो ये काम भी ये स्पीडअप करने की, इसमें अब ये सारे कैडर कंट्रोल को दिया जाता है ताकि सब एक साथ ये चीज़ इंश्योर करें, तेज़ी से काम हो, क्योंकि ये हवलदार के लिए भी होना है, इसलिए इस टाइम पर तेज़ी से कर रहे हैं, इनको रिपोर्ट दिखानी होती है।
एक्सपेक्टेशन एसएससी की क्या है यूज़र डिपार्टमेंट से, ठीक है। एसएससी को रिप्रेजेंट किया जीएस ने और डायरेक्टर ईडीपी ने। तो उन्होंने बताया कि एमटीएस के लिए इनको क्लब करना बहुत बड़ा चैलेंज था, बट भी इन्होंने किया। सीबीआईसी ने हाईलाइट करी एक्सपेक्टेशन जो भी बताया इन्होंने, देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो वेबसाइट पर डाला जाएगा एसएससी की जो पास करेंगे। मतलब काफ़ी हवलदार के लिए काफ़ी टफ होने वाला है, और ये नवंबर दिसंबर तक इन्हें कर लेना है जो हवलदार वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसका क्रिटिकल प्रोसेस है। एडवाइज टू कंटिन्यू स्पेसिफिक टीम हु विल चेक द डॉक्यूमेंट ऑफ दिस जेएस एडमिन रिक्वेस्ट एसएससी टू कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन वेब टूल, ठीक है। हो सकता है डॉक्यूमेंट, याद इंपॉर्टेंट है ये, पे अटेंशन की डीवी जो है एसएससी जो कराती है ऑनलाइन ही होने लगे। जैसे यहाँ बोला कि वेब टूल से, तो हो सकता है कि जेएसएससी एग्रीड हुआ तो आगे भी इन पोस्ट में ऑनलाइन प्रेफरेंस मंगवाए। डाटा कलेक्शन एचआरडी से ये ऑटोमेटेड हो गया, ये सब आपके काम की चीज़ इतनी है नहीं, आप पढ़ सकते हो इसे। बाकी प्रोबेशन कंफर्मेशन के लिए भी बात हुई। प्रोबेशन क्या होता है कि 2 साल का पीरियड होता है, 2 ईयर्स का, ठीक है। 2 ईयर्स का प्रोबेशन होता है। बट होता क्या, अभी 2018 में किसी इंस्पेक्टर ने ज्वाइन किया, उसका एग्जाम पास आउट नहीं हुआ। एग्जाम पास करना जरूरी होता है कंफर्मेशन के लिए, वो पास नहीं हुआ। 2022 तक वो पता चला कि इंस्पेक्टर कंफर्म ही नहीं हुआ है, उसका डीम टू भी कंफर्म माना जाता है, बट ऑर्डर ही नहीं हुआ। वो कहीं से लियन बेसिस पर आया, सपोज किसी और डिपार्टमेंट से, वो कंफर्म ही नहीं हुआ। तो जब तक वो कंफर्म नहीं होगा वो वहाँ का लियन रिटेन करेगा। लियन की कंडीशन है कि 3 साल से ज़्यादा लियन आप रिटेन नहीं कर पाओगे एनी एक्सेप्शन केस में। तो ये 4-4 साल तक चल रहा है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इन्होंने जेएस एडमिन ने रिव्यू किया कि प्रोबेशन कंफर्मेशन ऑफिस को इसको टाइमली एक्शन किया जाए, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो कंफर्म ना हो पाए, इतने में डबल टाइम ना लगे, ठीक है। देखिए मैं थोड़ी तेज़ी से चलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ें जो है जिनको समझनी है वो शायद समझ भी लेते होंगे। बाकी आप अगर स्पीड की बात करें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन है। इरेगुलरिटी इन परफॉर्मा प्रमोशन, ठीक है। जो प्रमोशन है उसमें भी इरेगुलरिटी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि जो डेपुटेशन पर जाता है उसका प्रमोशन जो है अगर बीच में आ जाता है तो कैसा है, तो ये भी इन्होंने यूनिफॉर्मिटी के लिए बोला है। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात हुई। ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस कोटा की अनफिल्ड वैकेंसी है जो भरी नहीं जाएंगी, हर कैटेगरी की वैकेंसी क्या होता है कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे अगले उसमें, पर ईडब्ल्यूएस के लिए जेएस एडमिन ने बोला है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, अगले साल में यूआर में चले जाएंगी, मतलब ईडब्ल्यूएस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इससे हो सकता है ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज का लॉस हो अगले ईयर्स में, ठीक है। अब प्रमोशन की बात करते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी में सीनियोरिटी लिस्ट कैसे तैयार होगी। देखिए पहले सीनियोरिटी लिस्ट होती थी आपकी जो एसएससी का बैच होता था उससे, यानी आप 2019 बैच से जा रहे हो, 2019 से सीनियर हो गए, कोई और प्रमोट हुआ, कंपेशेटली अपॉइंट हुआ, अनुकंपा नियुक्ति जिसे बोलते हैं, किसी और स्पोर्ट्स ग्राउंड पर रिक्रूट हुआ तो वो आपसे जूनियर होता था। अब ऐसा नहीं होगा। 2020 में किसी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर बना प्रमोशन से किसी भी एंगल से, तो वो अब सीनियर होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होगा, 3rd पॉइंट, यानी 19/11/2019 के बाद, ठीक है। इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्हें समझाई। सीनियोरिटी लिस्ट जो है पूरी, और आईसीटी के बारे में बात की, आईसीटी वालों को सबसे नीचे रखा रहेगा उस लिस्ट में, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी दी। अब आते हैं, बात करते हैं नागपुर की। यहाँ बहुत झोल चलता है, मतलब आधा कमिश्नरेट नागपुर का ले लिया भोपाल ने, आधा ले लिया और उन्होंने महाराष्ट्र वालों ने, ठीक है। तो ये चीज़ को इन्होंने डिस्पैरिटी है कि मुंबई सीसीए है, बाकी औरंगाबाद नासिक का, नागपुर के जो है वो भोपाल लेता है। अब इससे क्या होगा, चलो ये चीज़ तो समझ आ गई कि इसको ये रिमूव करके एक को दे दे, बट इससे प्रमोशन में होगा। इनको रिमूव करने में एक नागपुर को इन्होंने बनाया, बट इन व्यू ऑफ द सीनियोरिटी लिस्ट ये जो है कमेटी बना दी इन्होंने, और इनको फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए बोला 1 मंथ के अंदर, ताकि फाइनल कॉल ले सके। प्रमोशन सीनियोरिटी लिस्ट में बहुत पंगा आता है इन चीज़ों से। अब ये देखना है ये जाता कहाँ है ये जोन, ठीक है। ये भी चीज़ें इस चैनल पर मैं डिस्कस करूँगा जैसे ही आएंगी, जहाँ भी आएंगी, जैसे भी आएंगी, सब कुछ समझा दिया जाएगा आपको। और आप भी एक स्टेक होल्डर हो, आप कमेंट कर सकते हो, सब कुछ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इस चैनल पर सारी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर किए होंगे मैंने, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स क्लियर हुए और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हो ssccore@ssccore.com पर। पूरी टीम है जो इस चीज़ को देखती है, वो टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको ज़रूर इंश्योर करेगी जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें टाइमली हो। बट ओनली सीरियस मेल जो होंगे, जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन या ऐसा कुछ लगता होगा, उनको रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसे डेली बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं, सबको टीम हैंडल नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।